दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा और आप लोग ये क्रैक एकेडमी के माध्यम से आज हम बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो कंप्यूटर का क्लास है ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम पहले ही चैप्टर में ये परिचित होते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं हम उससे आज परिचित होंगे कि वो होता क्या है। दरअसल कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, कठिन विषय मान लेते हैं कि नहीं कंप्यूटर है, ये पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जिस चीज को पढ़ने के लिए जाते हैं, जिस चीज को करने के लिए जाते हैं, वो एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट बन जाता है जब हम उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो हम आज ये समझते हैं पहले कि कंप्यूटर है क्या। दोस्तों, अगर कंप्यूटर को सबसे सरल सी भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर हर वो व्यक्ति है या हर वो मशीन है जो हमारा गणना करने का काम करता है। अगर आप में से ही कोई बच्चा होगा जो बहुत तेजी के साथ कैलकुलेशन का काम करता होगा, तो लोग कहते हैं कि फला बच्चे का दिमाग बहुत कंप्यूटर की तरह काम करता है। दैट्स मीन कंप्यूटर क्या है कि जो हमारा कैलकुलेट करने का काम करता है। पहले क्या था, जो कैलकुलेटर था हम लोग उससे ही जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का काम करते थे, वही हमारे लिए क्या था, कंप्यूटर था। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा और पहले जाएं अगर हम, तो कंप्यूटर जोड़ने घटाने की ये जो प्रोसेस थी वो पहले भी होती थी, आदि काल से ही कंप्यूटर का स्टार्टिंग माना जाता है। तो उस टाइम भी ये गणना करने की आवश्यकता होती थी। तो कंप्यूटर सामान्य सी भाषा में क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। मतलब कंप्यूटर इनपुट लेता है डाटा, उस पर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट में क्या देता है, आउटपुट देता है। जैसे हमारे पास एक कान होते हैं, कान के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमसे कोई बात कहता है, अगर हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या है तो आप क्या करेंगे, पहले चीज तो सोचेंगे, फिर कि हमारा नाम पूछा गया है, कि हमारे मम्मी माता जी का नाम पूछा गया है, पिताजी का नाम पूछा गया है, और ये सोचने के बाद क्या करेंगे, आप उसको हमें आंसर देंगे। तो आपने सुना मतलब इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया और फिर उसके बाद में हमें आउटपुट दिया। तो हमारा कंप्यूटर भी सेम यही कार्य करता है। और ये जो कार्य होते हैं इसमें ये होते हैं सीपीयू के अंडर में। तो सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक अवधारणा हमारे मन में ये भी बनी हुई है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि सीपीयू कैसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस बॉक्स की तरह ध्यान हमारा जाता है कि इसको सीपीयू कहते हैं, ये इसको सीपीयू कहते हैं, जिसमें कि पावर बटन लगा होता है, ये लगा होता है। लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। अगर हम सीपीयू को मान के चले तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जो हमारे मदरबोर्ड में एक चिप के रूप में लगी होती है और इसके पीछे कई पिन लगे होते हैं और ये हमारे मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है, जो कि क्या करती है, इसी को तीन भागों में बांटा गया है, एलयू, एमयू और सीयू। इसके तीन भाग होते हैं, एलयू, एमयू और सीयू। एलयू को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू को कहते हैं मेमोरी यूनिट और सीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। हमारे सीपीयू में डाटा एक डिवाइस से, मतलब एलयू से एमयू में, एमयू से सीयू में, इससे जाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं बस। बस एक क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से डाटा एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हिस्ट्री में आते हैं इसके। तो कंप्यूटर मतलब गणना करने की शुरुआत कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे खोजा गया। दोस्तों, जो पहले आदि मानव होते थे जो जंगलों में रहते थे, उनके पास भी भेड़ बकरियां होते थे। तो वो क्या करते थे कि जब जंगल में
पशुओं को लेके जाते थे, तो किसी दिन ऐसा होता था कि जब वो गुफाओं में रहते थे, ये भी पता है, गुफाओं में रहते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, यही काम था। तो वो क्या करते थे, जब शाम को वापस लौटते थे तो वो देखते थे कि कभी कभी इतनी जगह खाली रह जाती थी, जितनी वो शाम को भेड़ बकरियां लेके गए थे जगह खाली है। और कभी कभी ऐसा होता था कि गुफाएं में कहीं जगह ही नहीं रहती थी, पूरी भरी हुई होती थी, कुछ भेड़ बकरियां बाहर तक बैठी हुई रहती थी। उनको गिनती करना तो आता नहीं था, गणना करना आता नहीं था, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, तो ये अनुमान लगाते थे। बच्चों एक बार कमेंट करिएगा, आवाज सही जा रही है या स्क्रीन क्लियर है? बच्चों एक बार कमेंट करिएगा, आवाज सही जा रही है या स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने गणना करने के लिए क्या किया, शाम को जब वो गुफाओं में बैठे रहते थे तो फिर वो हर भेड़ बकरियों के ऊपर क्या करते थे, एक एक पत्थर रख देते थे, और वो पत्थर फिर उठा के अपने साथ लेके जंगलों में चले जाते थे। और वहां से जब फिर वो वापस आते थे तो वही जो पत्थर इकट्ठा करके रखे रहते थे वो हर एक के ऊपर रखते थे। अगर कोई पत्थर बच जाता था जितना उनके हाथ में, तो वो समझते थे कि आज इतने कम है। और कभी कभी होता था कि जो बाहर के झुंड से बहक के आ जाते थे तो पत्थर इनके पास कम पड़ जाता था। तो ये समझते थे कि आज इतने ज्यादा हैं, तो वो कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन गणना करना उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया। तो वो क्या करते थे, जो जंगलों में जो ये मरे हुए जानवर होते थे, मृत जानवर होते थे, उनकी जो हड्डियां थी, तो हम आजकल देखते हैं ना बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं तो ऐसे ही प्लस या माइनस करके इनको सिखाते हैं कि ये घटाते हैं, तो ये वहीं से आया है। और वो जो पत्थर उठाते थे, या तो हम बच्चों को दो ही तरीके से सिखाते हैं, है ना, या तो ये एक सर्कल के माध्यम से या फिर एक लाइन खींच के, तो ये वहीं से हड्डियों से आया है और ये पत्थरों से आया है। तो गणना करने की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके बाद कंप्यूटर केवल इस पर्पज से बनाया गया कि केवल हमारा वो गणना करने का काम कर सके, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि उसमें और अधिक विकास करता चला जाता है, बहुत मतलब लालची देश है, हम लोग लालच से भरे हुए हैं। अगर कहीं हम ट्रेन में जाते हैं, अगर तो पहले सोचते हैं कि केवल अंदर खड़े होने के लिए जगह मिल जाए, फिर सोचते हैं बैठने के लिए मिल जाए, बैठने के लिए मिल जाए तो सीधा फिर वहीं पे सोने का प्लान बना लेते हैं। तो वही चीज कंप्यूटर में इन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, लागू किया कि गणना तो होने लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगाए जिससे वो आज हमें म्यूजिक भी सुना रहा है, हम उस पर गेम भी खेल रहे हैं, यहाँ भारत में बैठे हुए किसी दुबई में बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत भी कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, सारा कुछ हम कंप्यूटर के माध्यम से आज कर ले रहे हैं। तो ये एक दो दिन में संभव तो हुआ नहीं है, इसके पीछे कुछ पीढ़ियां लगी हैं जो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। इरेजर। दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके हिस्ट्री में।
कंप्यूटर का इतिहास। हमें पता है कि कंप्यूटर का जन्मदाता या कंप्यूटर का जनक जो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक या जन्मदाता माने जाते हैं, लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि इतिहास हमारा जब भी रहता है तो वो विवादों में ही रहता है। इसके पहले ही कुछ वैज्ञानिक थे, पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एटास ऑफ वेरी। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि कंप्यूटर को लगभग तैयार कर चुके थे ये लोग, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो ये थी कि कंप्यूटर में मेमोरी नहीं आ रही थी। अब आप चाहे कितने भी हैंडसम हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं। वही चीज था, ये वैज्ञानिकों ने मिलकर कंप्यूटर तो तैयार कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो कि जिसके लिए कंप्यूटर बनाया जा रहा था कि हम उसमें जो आज अगर कुछ गणना करके रख दे रहे हैं, सेव करके रख दे रहे हैं, तो वो हम जब चाहें हम उसको उपयोग में ला सके, प्राप्त कर सके। तो उसके लिए कंप्यूटर में मेमोरी लगाई जानी बहुत आवश्यक थी, और वो मेमोरी नहीं बन रही थी, इसलिए ये लोग वैज्ञानिक कंप्यूटर बना के भी लगभग फेल थे। तब 17वीं शताब्दी में ये चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्या किया, दो मशीन बनाई, एनालिटिकल एनालिटिकल एवं डिफरेंस इंजन। इन्होंने ये दो मशीन का निर्माण किया, और इन्हीं दोनों मशीन के वजह से कंप्यूटर में क्या किया गया, मेमोरी डाली गई। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखते ही होंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए कि किसी टीम ने अगर 220 रन बनाए, पहली टीम ने, और दूसरी टीम लगभग उसको चेस करते हुए लास्ट बॉल, 2 बॉल में केवल अगर 12 रन की आवश्यकता है ये बनाने की, तो जो इसको बना देगा वही टीम का हीरो माना जाता है, उसी की चर्चाएं होती हैं, बाकी 200 बनाने वालों को लोग भूल जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। लगभग जिन्होंने कंप्यूटर तैयार किया था उसकी तो चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जो उसमें मेन काम कर दिया, मेमोरी डाल दी कंप्यूटर में, चार्ल्स बेबेज, वही कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि मेमोरी के लगने से ही कंप्यूटर की शुरुआत हुई। और यहीं से आज का कंप्यूटर, जो कि एक समय ऐसा था कि मनुष्य उस कंप्यूटर पर खड़ा होकर कार्य करता था, आज वो टाइम आ चुका है कि हम कंप्यूटर को जेब में लेके घूमते हैं, कंप्यूटर को अपने ऊपर रख के काम करते हैं। ये बदलने में 5 पीढ़ी का समय लगा है, वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो पहला भाग है इंट्रोडक्शन का, इसमें कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा, इतिहास और विकास, ये हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा में आप
लिख सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहले तो इसमें एक शब्द आता है ना, कंप्यूटर। इसको हिंदी में कहा जाता है संगणक, और इसमें एक वर्ड लगा हुआ है कंप्यूट। तो जो कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई है, या कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इस कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। तो बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी हम लोग कहते हैं। मतलब जो भी हमारा गणना करने का कार्य करता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये बात आ चुकी है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा इनपुट के रूप में लेकर उस पर प्रोसेस करने के पश्चात हमें आउटपुट प्रदान करता है। इसके इतिहास के बारे में बात हुई तो अभी बात चली रही थी कि कंप्यूटर का इतिहास जो है वो आदिकाल से माना जाता है, और इसका विकास भी वहीं से शुरू हुआ। इसमें दूसरा आपका जो हेडिंग आने वाला है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो कैटेगरी में रखा गया। पहला कार्य के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर। अगर कार्य के आधार पर हम बात करें तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को भौतिकी कंप्यूटर कहते हैं। भौतिकी। और डिजिटल कंप्यूटर को आंकिकी कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड, इसको, ये ऊंचे स्तर का कंप्यूटर होता है इसलिए इसको उच्च स्तरीय कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, आपको पता होगा कि जब हम पहले बीमार होते थे, आज से 10 साल पहले जब हमें कोई बीमारी आती थी, हम किसी डॉक्टर के पास में जाते थे, तो वो क्या करता था, अगर हमें बुखार होता था तो वो हमारे बगल में एक थर्मामीटर लगा देता था, या कहते थे डॉक्टर साहब बीपी चेक कर लीजिए, तो वो क्या करता था, यहाँ पे एक हरे रंग की पट्टी लगाता था और पंप करके, तो उसमें क्या होता था, वो जिस थर्मामीटर से चेक करता था उसमें पारा भरा होता था, और वो पारा जब ऊपर चढ़ता था तो वो कहता था कि नहीं आपका बीपी हाई है, नीचे रहता तो कहता था लो है। और वही जब थर्मामीटर में जो पारा ऊंचे लेवल पे चढ़ता था तो कहता था बुखार बढ़ा हुआ है, नीचे रहता था तो कहता था कि बुखार कल से कम है। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो भौतिकीय गणनाएं करता है। ये ताप, दाब, पारा, ये गणनाएं करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे आपको ये वैज्ञानिकी क्षेत्र में इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि आजकल हमें आज टेम्परेचर क्या रहने वाला है, हवाएं कितनी स्पीड से चलने वाली हैं, धूप कितनी, गर्मी कितने पे रहने वाला है, कितने डिग्री पे, ये सारा कुछ हमें एक अनुमान के रूप में वैज्ञानिक
पद्धति से हमें पहले पता हो जाता है। और उस सब में एनालॉग कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो रेखा के रूप में होता है। आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह भी देखते होंगे तो इसमें ये एक अल्ट्रा एज यूज किया जाता है, जो कि अगर बल्ले से बॉल लगी होती है तो इसमें थोड़ी सी हलचल होती है, या यूं कह सकते हैं कि अगर हम अपना हार्ट बीट चेक कराने के लिए जाएं, इसमें भी सेम वे चलता है। अगर कोई मरीज पड़ा हुआ है और अगर उसके अंदर अभी भी जिंदा है वो, मतलब अगर कहने का मतलब कि आसान सी भाषा में कि अगर वो जिंदा है तो वो एक हलचल होती रहती है और वो ईसीजी मशीन में दिखाई देती है। जैसे ही वो लाइन सीधी होती है मतलब हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में यही गणनाएं होती हैं जो कि एक रेखा के रूप में होता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में यही गणनाएं डिजिट फॉर्म में होती है। ये क्या करते हैं, डिजिट तकनीकी का अनुसरण करते हैं, इसलिए इन्हें आंकिकी कंप्यूटर कहा जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग प्लस एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम होते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है ईसीजी मशीन। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, जो कि लगभग हर हॉस्पिटल में चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ईसीजी मशीन के रूप में किया जाता है। और फिर डिजिटल कंप्यूटर को ही डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। इसी को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सबसे छोटा है। माइक्रो मतलब कि जो हम जेब में लेके चल रहे हैं, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें एएलयू और सीपीयू, एएलयू और सीपीयू, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होने का एक कारण यह भी होता है कि इसके पास स्पेस नहीं होता है। एक छोटा सा प्लेट होता है, उसी प्लेट में सारी डिवाइसें पास पास में रखी जाती हैं। जैसे कि गांव में देखें अगर, तो हमारे यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा होता है। हमारा घर यहाँ होता है, किसी दूसरे पड़ोसी का घर वहां होता है, तीसरे का वहां होता है, मतलब स्पेस होता है। तो अगर एक के घर में कभी कोई दुर्घटना भी अगर हो जाती है तो वो दूसरा वाला उसके चपेट में नहीं आता है। वही शहरों में चले जाइए, एक छोटी छोटी सी बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक मकान बने होते हैं। अगर बाई चांस अगर किसी एक के घर में दुर्घटना होती है तो वो अगल बगल वाला भी वो क्षति का शिकार हो जाता है, उसको भी क्षति पहुंचती है। तो माइक्रो कंप्यूटर में यही चांस ज्यादा होता है। इतने छोटे होते हैं, पार्ट भी छोटे छोटे और पास पास लगे होते हैं,
तो एक पार्ट अगर हमारा खराब होता है दूसरा भी उसकी चपेट में आता ही आता है। लेकिन ये कंप्यूटर आकार में भी छोटे होते हैं और जितना अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये कार्य भी करते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, इनको बढ़ते हुए क्रम में इसलिए रखा गया है आकार के हिसाब से कि जितना जिसका आकार बढ़ा उतने इसकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ी। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और उससे अधिक क्षमतावान होता है और यह एक साथ कई यूजर के उपयोग में आता है। मिनी कंप्यूटर का सबसे सरल है, यह इसको आप जितना जाइएगा ये बहुत आसान है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, इसमें एलयू और सीपीयू आपस में जुड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के प्रयोग में आता है और यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होता है। तीसरा जो हमारा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा गया। मेन फ्रेम यह माइक्रो और मिनी इन दोनों से आकार में बड़ा होता है और इसका उपयोग आजकल हम देख रहे हैं जितने भी स्कूल, बैंक, कॉलेज या मेडिकल पकड़ लीजिए या जो भी अच्छी खासी दुकानें, मार्ट वगैरह ले लीजिए, उसमें जो भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो हमारे लगभग इसी मेन फ्रेम के ये पार्ट होते हैं, इसी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यह क्या करता है, यह डाटा की चाहे कितनी भी बड़ी मात्रा हो, मतलब भारी से भारी मात्रा को यह क्या करता है एक पल में, मतलब ये क्या करता है कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की कम से कम 1000 चाल सोच लेगा, जो कि हमारे लिए लगभग क्या असंभव ही है, लगभग तो हटा ही दीजिए, असंभव है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उस गति के साथ काम करने वाला है। उसके बाद जो चौथा आया वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये हाई कैपेसिटी स्टोरेज कंप्यूटर होते हैं, अति उच्च भंडारक क्षमता वाले। इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो इतनी है कि हम तो उस पर कार्य कर ही नहीं सकते। तो इसका यूज फिर कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान में। अब अगर इस कंप्यूटर में जो लगभग हम जो यूज करते हैं हमारे डेली पर्पज में जो यूज होता है, उसमें अगर वैज्ञानिकों को देखना हो तो वो क्या देखेंगे, उनको तो ब्रह्मांड का देखना है, उसमें मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो वो सारा एक लगभग सुपर कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर होता है। ये अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी क्रिस देखी होगी या मिशन मंगल वगैरह देखा होगा, तो एक कांच का बड़ा कंप्यूटर दिखाया जाता है जिसमें कि वो लोग अपना मिशन सक्सेस होते हुए देखते हैं। तो वो हमारा जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ये बहुत कॉस्टली भी आता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोगों के लिए तो लगभग नहीं ही है। हम कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के लाभ क्या हैं? आज के टाइम में अगर हमसे कोई पूछे कि कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, तो अगर आप घर बैठे हुए ऑनलाइन अगर क्लास यहाँ से पढ़ रहे हैं तो ये किसके द्वारा संभव है? कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। और अगर कंप्यूटर भी अगर हमारी ही जितनी स्पीड से काम करता है, जितनी स्पीड से हम करते हैं, या जितना हम सोचते हैं उतनी स्पीड से सोचता, तो फिर कंप्यूटर को लाने की या बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो कंप्यूटर में एक सबसे बड़ी विशेषता आ जाती है, या इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है स्पीड, इसको कहते हैं गति। यह बहुत तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है, जो कि हमारा बहुत कीमती समय बचाता है, जो कि कई व्यक्ति मिलके अगर किसी कार्य को जो किसी महीनों में नहीं हल कर पाते और फिर भी वो शायद सटीक नहीं कर पाते, तो ये क्या करता है, ये बहुत तेज गति से काम करता है। ये हमें पहला लाभ मिलता है। दूसरा, एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी को कहते हैं शुद्धता या सटीकता भी कहते हैं। अगर हम आप कोई गणना हमें आपको दे दी जाए, हम मान लीजिए उसको हल कर भी देते हैं और फिर अगर कोई बोले कि सही है, अब अगर हमारे दिमाग में डाउट आता है तो हम फिर से उसको लगते हैं कैलकुलेट करने। लेकिन कंप्यूटर में यही चीज नहीं है। हम एक निर्देश देते हैं और हमें जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है, वो लाखों का डाटा हमें एक सेकेंड में कैलकुलेट करके पलक झपकते ही दे देता है। और इतना विश्वसनीय होता है कि जब तक यूजर इसमें गलत डाटा नहीं डालेगा तब तक कंप्यूटर कोई गलती नहीं कर सकता। अगर आप एक बटन को छोड़ के बी नहीं दबाते हैं तो वो अपने आप तो बी नहीं दबा देगा, वो तो यही दबाएगा जो आप उसको कमांड देते हैं। कंप्यूटर हमसे तेज भले ही है, लेकिन बनाया तो गया मनुष्य के द्वारा ही है। तो पूरी जो इसकी कंट्रोलिंग पावर होती है वो हमारे ही हाथ में है। हम जितना जो आदेश देंगे, शट डाउन करने के लिए बोलेंगे तो ये शट डाउन होता है, पावर देते हैं तो ये ऑन होता है, रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश होता है, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब पूरी कंट्रोलिंग हमारे पास में है। तो ये जो है, ये जो हेडिंग है दोस्तों, ये कंप्यूटर का लाभ भी है और ये इसकी कंप्यूटर की विशेषता भी है। ये दोनों में यूज कर सकते हैं आप इसको। तो कंप्यूटर इतना सटीक गणना करता है कि लगभग इसमें जो गलती की संभावना है वो ना के बराबर होती है, लगभग ना होती है। जब तक यूजर आप गलत डाटा नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। ये इसकी दूसरा लाभ है हमारा। तीसरा है डिलीजेंस। इसको कहा जाता है सक्षमता। सक्षमता किसको कहते हैं? बिना रुके और बिना थके जो कार्य करने की क्षमता होती है। बिना रुके बिना थके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे सक्षमता कहा जाता है। यही कंप्यूटर होता है। अगर हम आप इस पे बैठ के 2-4 घंटा काम कर ले तो कहते हैं बस अब मन नहीं कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम सुबह 8 बजे से ऑन करते हैं, रात को 12 बजे तक चलाते हैं, फिर भी इसे न कोई कमजोरी न कोई थकान कुछ भी महसूस नहीं होता है। सुबह अगर आपको ये बताता है कि 2-2 4 होते हैं तो ये आपको 12 बजे रात को भी यही बताएगा कि 2-2 4 ही होते हैं। ये नहीं कि थकने के बाद बता दे कि नहीं सब कब से चला रहे हैं अब तो 2-2 5 होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ये भी कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ है कि ये बिना रुके थके हमें निरंतर कार्य करने की ये सुविधा देता है। और इसका जो चौथा जो विशेषता है ये है स्टोरेज कैपेसिटी। इसको कहते हैं भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के पास डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है, अगर हमें कोई 8-10 लोगों का कोई मोबाइल नंबर ही दे दे कि बोले अब याद कर लीजिए हम कल पूछेंगे, तो शायद हम बता पाए अगले दिन। लेकिन कंप्यूटर इसमें अगर हम लाखों लोगों का डाटा आज फीड कर दें और अगर हम 5 साल बाद भी चाहें उसमें से, तो हमें वही डाटा मिलेगा कि जो हम आज से 5 साल पहले उसमें फीड किए थे। तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम उतनी मात्रा में डाटा को याद नहीं रख पाते। और पांचवी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है वर्साटिलिटी। इसको कहते हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। तो कंप्यूटर हमें ये भी एक सुविधा देता है कि आप किसी एक कार्य को करते समय दूसरा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल अपना रिज्यूम बना रहे हैं, डाटा टाइप कर रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो हम पीछे म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर प्रिंटर है हमारे पास तो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये यूजर पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कार्य करते समय कंप्यूटर का दूसरा यूज करता है। अब मान लीजिए आप अगर किसी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, अब पैसे का लेन देन हिसाब किताब
रखते समय आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये फिर तो नहीं ठीक है। लेकिन कंप्यूटर हमें ये सुविधा देता है कि आप एक साथ इसमें कई कार्य कर सकते हैं। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में वो सबसे प्रमुख भाग क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले जो हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? ये एक स्क्रीन आती है, मॉनिटर। एक सीपीयू, कीबोर्ड और एक माउस। ये हमारे सामने चित्र निकल के आता है, इसको कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का हम इसलिए भी कहते हैं कि मॉनिटर का अर्थ होता है निगरानी करना भी होता है, क्योंकि क्लास में जब आप पढ़ते रहे होंगे तो कभी न कभी एक टाइम आपको भी मॉनिटर बनाया गया होगा। तो उस मॉनिटर बनाने का अर्थ वही होता है कि अगर क्लास में टीचर वगैरह ना हो तो आप देखते रहिए, और जो कोई भी इधर उधर करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी मिलती थी। तो मॉनिटर पे हम क्या करते हैं, अपने सारे सिस्टम का, सारे एप्लीकेशन को यहीं पे हम देखते हैं, यहीं पे निगरानी करते हैं, इसलिए इसको हम मॉनिटर कहते हैं। ये इसका जो दूसरा भाग उसको कहते हैं माउस, और दूसरी भाषा में इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस। ये कीबोर्ड, इसे क्या कहते हैं? अब सबसे सामान्य सी भाषा में हम इसको सीपीयू ही कहते हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ये सीपीयू हमारा नहीं होता है, इसको हम केवल प्रोसेसर बॉक्स कह सकते हैं। प्रोसेसर बॉक्स या फिर सीपीयू कैबिनेट, इन दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। लेकिन सीपीयू हमारे कंप्यूटर मतलब मदरबोर्ड के अंदर एक लगी हुई छोटी सी डिवाइस होती है जो कि चिप के रूप में लगी होती है, ये हमारा सीपीयू होता है। लेकिन लगभग हम इसको ही सीपीयू मान के इसलिए रखते हैं क्योंकि मुख्य वही है। तो जो मुख्य वही होता है उसी को हम, जैसे मान लीजिए कि अगर कल के डेट में अगर यहीं आपके चंदौली में ही अगर प्रधानमंत्री जी आने वाले हों तो अब क्या बैनर बनेगा या प्रचार क्या होगा कि वहां पे विधायक आ रहे हैं, सदराजा के आ रहे हैं, चंदौली के आ रहे हैं, मुगल सराय के आ रहे हैं। ये सारी भूमिका तो नहीं बनेगी, केवल एक ही विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से सारा बैनर वगैरह बनेगा, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो सब आ जाते हैं। तो इसका जो मुख्य सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सीपीयू है। सारी जो गणनाएं होती हैं वो इसी के अंडर में होती हैं, इसलिए हम इसको सीपीयू कह दिए। नहीं तो इसके अंदर इतने कंपोनेंट लगे होते हैं, मदरबोर्ड, रैम और एसएमपीएस, इतने सारे पार्ट लगे होते हैं कि हम अलग अलग नाम लेते हैं, तो फिर इसलिए मुख्य नाम से इसको जोड़ दिया गया सीपीयू से। अब बात करते हैं मॉनिटर। सीपीयू, अभी बात हुई थी स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर निर्देश लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो जो मॉनिटर होता है ये क्या करता है, हमें निर्देश दिखाने का काम करता है, इसलिए जो हमारा मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में 3 तरह की डिवाइसें होती हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। माउस
माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं। इसमें जितने ऑप्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे, या अगर वर्ड वगैरह एक्सेल यूज कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं, पॉइंट करने का काम करते हैं, चुनने का काम करते हैं। तो निर्देश देने के लिए इसका काम किया जा सकता है, तो इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से भी हम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं। हम कुछ भी लिखते हैं वो हमें मॉनिटर पे दिखाता है, लेकिन उसके पहले वो प्रोसेसिंग से, मतलब सीपीयू से होके गुजरता है। जो भी, क्योंकि सारे कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर, ये सारे जो कुछ भी होते हैं ये हमारे सीपीयू से ही जुड़े होते हैं। तो हम अगर कीबोर्ड से ABCD टाइप करते हैं तो वो पहले सीपीयू से प्रोसेस होके फिर हमें मॉनिटर पे दिखता है। तो जहां पे आउट, इसमें लगा ही हुआ है आउट, आउट का मतलब बाहर, जहां पे डाटा हमें बाहर डिस्प्ले कराए, हमें दिखाए, वो आउटपुट डिवाइस है। इसमें ले लीजिए इनपुट, इसमें लगा हुआ है इनपुट। इन का मतलब में, पुट का मतलब दर्ज कराना। हम जिसके माध्यम से कंप्यूटर में अंदर डाटा दर्ज कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। जिसके माध्यम से डाटा को हम बाहर प्राप्त करें, हम देखें, वो आउटपुट डिवाइस है। और जिसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब सीपीयू के अंदर, उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। तो मुझे यकीन है कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप जुड़े होंगे। अपना कमेंट बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर अगले सेशन के लिए हम कल अगले क्लास से जुड़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।